अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। और अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि वहाँ के सदर जो बाइडन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मुश्किलात का शिकार इसलिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगला साल अमेरिका में सदारती इलेक्शन का साल है और इसी सिलसिले में मुहिम भी ज़ोरों शोर से जारी है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बाइडन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर मुख्तलिफ केसेस को लेकर। कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे के ऊपर एक झूठा बयान देने और गैर कानूनी असलहा रखने के जो इल्ज़ामात हैं, अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो उनके बेटे को 10 साल तक की कैद हो सकती है। और अगर जो बाइडन के बेटे को सज़ा हो जाती है तो ये जो बाइडन के सियासी करियर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। किस तरह से ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर प्ले बार्गेन खत्म होने पर अमेरिकी महकमा इंसाफ ने हंटर बाइडन पर बाकायदा 3 इल्जाम आयद कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर के बेटे पर इल्जाम था कि उन्होंने 5 बरस कबल गन खरीदी तो बताया था कि वो नशा नहीं करते, जो कि झूठ था, और बाद में उन्होंने खुद इतराफ किया कि वो भी तहाशा नशा करते थे, जिसके तहत उन्हें 10 साल कैद की सजा हो सकती है। अहदे पर बरकरार सदर के बेटे पर यह अपनी नौयत का पहला इल्जाम आयद किया गया है। अमेरिकी सदर के बेटे पर दूसरा इल्जाम यह है कि झूठे बयान की बुनियाद पर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर बंदूक अपने पास रखी। राकेनसास की रिहायशी खातून लंदन रॉबर्ट्स ने 2018 में हंटर बाइडन के खिलाफ अपनी बेटी की वल्दियत का दावा भी दायर किया था, लेकिन अमेरिकी सदर के बेटे उससे इनकारी रहे। ताहम डीएनए के जरिए यह साबित हो गया कि मज़कूरा बच्ची हंटर बाइडन की ही है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की वकील ने हंटर बाइडन पर मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर 2018 से तहकीकात की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेशरफ से 2 माह कबल हंटर बाइडन और डेविड के दरमियान मुआहदे की दरखास्त दी गई थी, जिसमें बंदूक रखने के साथ साथ टैक्स की मुबैना खिलाफ वर्जी शामिल थी। ताहम ये मुआहदा इस बात पर खटाई में पड़ गया था कि आया सदर का बेटा इजाफी इल्जामात का सामना कर सकता है। रवां बरस जुलाई में हंटर बाइडन ने टैक्स से मुतालिक 2 मामूली इल्जामात पर गलती का एतराफ करने पर इत्तेफाक किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जवाब में उन्हें निगरानी की पेशकश की गई थी, जो वो पहले ही मुकम्मल कर चुके थे, जिससे हुकूमत दीगर सजाओं के साथ मिला रही थी। इसी मुआहदे पर डेविड ने इत्तेफाक किया था कि ट्रायल से कबल काउंसलिंग या बहाली का मरहला मुकम्मल करने की सूरत में वह हंटर बाइडन पर बंदूक के हवाले से लगाए गए इल्जामात मुअत्तल कर देंगे। रवां साल 26 जुलाई को ड्रामाई समात में मुआहदा इस बात पर नाकाम हुआ कि हंटर बाइडन को डेविड की जानिब से की गई तफ्तीश में शामिल दीगर इल्जामात में इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, जिनमें यूक्रेन, चीन और दीगर ममालिक में कारोबारी मुआहदों से मुताल्लिक मुमकिन जराइम शामिल थे। जज ने निशानदेही की थी कि हंटर बाइडन पर जस्टिस डिपार्टमेंट में खुद को रजिस्टर किए बगैर गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग करने के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। तजियाकारों ने कहा है कि 53 साला हंटर बाइडन को सजा हो जाती है तो ये इनके वालिद जो बाइडन की दोबारा सदर बनने की इंतखाबी मुहिम पर बुरी तरह असर अंदाज हो सकती है। रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने सबूत पेश किए बिना जस्टिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम आयद किया था कि सदर के बेटे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, और रिपब्लिकन की जानिब तैनात किए गए डेविड पर भी इल्जाम था कि वो हंटर बाइडन के साथ नरमी से पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर बाइडन के मुआवजे के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी ने अमेरिकी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात के लिए मंजूरी दी थी। स्पीकर ने कहा कि सदर बाइडन ने बेटे हंटर के गैर मुल्की कारोबार से मुतालिक आवाम से झूठ बोला। रिपब्लिकन ने हंटर बाइडन पर यूक्रेन से कारोबार में करप्शन के इल्जाम आयद कर रखे हैं। और अब कुछ बात करेंगे शिमाली कोरिया और रशिया की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिमाली कोरिया के रहनुमा रशिया पहुंचे थे 6 रोज़ा दौरे के लिए। इस दौरे पर बड़ी गहरी निगाह रखी थी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि रशिया शिमाली कोरिया से बहुत बड़ी तादाद में असलहा ख़रीद सकता है, और अगर रशिया ऐसा करता है तो कहा यह जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि वो इस मुद्दे को, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे, क्योंकि ये आलमी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। अमेरिका के मुताबिक अगर शिमाली कोरिया रशिया को असलहा फ़रोख्त करता है, लेकिन जी रशिया ये पहुँचे, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हुई और हमने देखा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनको अपने स्पेस सेंटर का दौरा भी करवाया है। क्या होने जा रहा है इन दोनों ममालिक के दरमियान और जो होने
جا رہا ہے اس پر امریکہ کیا رائے کیا سوچ رکھتا ہے اور کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہے۔ شمالی کوریا کی سربراہ ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے معاہدہ کرنے روس آئے تھے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ بغیر کسی معاہدے کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ کرملن کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ کرملن کا مزید کہنا تھا کہ اس ہفتے کے شروع میں کم جونگ ان کے دورے کے دوران روس اور شمالی کوریا کے درمیان فوجی معاملات یا دیگر شعبوں پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی دونوں ممالک میں ایسا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما ایک دوسرے کے ساتھ گرمجوشی کے ساتھ ملے۔ ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے سربراہ کو روسی اسپیس سینٹر کا دورہ کرایا۔ اس موقع پر روسی صدر نے کہا کہ کم جونگ ان راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ روس شمالی کوریا کی سیٹلائٹ بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان ہتھیاروں کا معاہدہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے روس کو ہتھیار فروخت کرنے پر شمالی کوریا کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دے رکھی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ تشویش ہے کہ کم جونگ ان کے دورے سے یوکرین میں روس کی فوج کو تقویت ملے گی اور پیونگ یانگ کے میزائل پروگرام کو تقویت ملے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کو متنبع کیا ہے کہ روس کو ہتھیار کی فراہمی یا فروخت کیے جانے پر وہ اس کے خلاف پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ روس کو ہتھیار فراہم یا فروخت نہ کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر ظاہر کردہ اپنے موقف کی پاسداری کرے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین پر حملے میں ناکامی کی وجہ سے شمالی کوریا کی سربراہ سے ہتھیاروں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یقیناً ہم نے روس کو جنگ کے لیے فنڈ دینے والے اداروں کے خلاف اپنی پابندیوں کو جارحانہ انداز میں نافذ کیا ہے اور ہم ان پابندیوں کو نافذ کرتے رہیں گے اور اگر مناسب ہوا تو نئی پابندیاں لگانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایک طرف ماسکو کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے کہ اس نے امریکہ کے 2 سفارتکاروں کو غیر قانونی اقدامات کرنے کے الزام میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس پر امریکہ نے کہا ہے کہ روس کا یہ حکم کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس نے کریمیا پر ایک کامیاب حملہ کیا ہے کہ جس میں روس کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین نے کریمیا پر درجن بھر میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی یوکرین نے بحیرہ اسود میں گیس اسٹیشن پر روس کا 8 سالہ سے جاری قبضہ ختم کر کے وہاں یوکرینی پرچم لہرایا تھا۔ اور ناظرین اب بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی، جو آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو 5 ستمبر سے شروع ہو چکا ہے، لیکن جو ہائی لیول ویک ہے وہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے امریکہ کے اندر، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ بھی شرکت کریں گے، وہاں پر خطاب کریں گے۔ پاکستان کا موقف کیا ہے مختلف معاملات کو لے کر، خاص طور پر مسئلہ فلسطین کو لے کر، مسئلہ کشمیر کو لے کر اور گلوبل وارمنگ کو لے کر، اس پر وہ یہاں اپنی اسپیچ کے اندر اظہار خیال کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے، اسے عالمی سفارتکاری میں سب سے بڑا پلیٹ فارم تصور کیا جاتا ہے، جہاں مختلف ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ اپنا خطاب کرتے ہیں، ان کا ملک جو ہے وہ مختلف معاملات پر کیا رائے رکھتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو سیشن ہونے جا رہا ہے اب کی برس، اب کی سال، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے دنیا بھر کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلوبل وارمنگ کو فیس کر رہی ہے، اور خاص طور پر یہ خطاب کتنا اہم ہے جو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کرنے جا رہے ہیں UNGA میں، اس خطاب کے حوالے سے، ان کی سائیڈ لائن میٹنگز کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس پورے UNGA کے حوالے سے آج ہم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ UN کی 17ویں جنرل اسمبلی کے صدر کسابا کروسی نے اپنے جانشین کو اجلاس کے چیئرمین کی ذمہ داری سونپ کر 77ویں دور کا اختتام کیا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں دور کا آغاز ڈینس فرانسس کی صدارت میں ہوا۔ اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی کے صدر فرانسس نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ نئے دور کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب عالمی ایجنڈے پر ہمیں اہم آزمائشوں کا سامنا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اپنی مدت کے لیے 4 بنیادی الفاظ اپنائیں گے، فرانسس نے انہیں امن، خوشحالی، ترقی اور پائیداری کے طور پر بیان کیا۔ سواٹ I solemnly declare that I shall truthfully perform my duties and exercise the functions entrusted to me as President of the General Assembly of the United Nations in all loyalty, discretion, and conscience, and that I shall discharge these functions and regulate my conduct with the interest of the United Nations only in view and in accordance with the Charter of the United Nations. ہر سال عالمی رہنماؤں کو امریکی شہر نیو یارک میں یکجا کرنے والا اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی اجلاس کا ہائی لیول ویک 19 ستمبر سے شروع ہو کر 26 ستمبر تک جاری رہے گا، جس سے رکن ممالک کی ذمہ داران خطاب کریں گے اور اپنا موقف دنیا کے تمام ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ رواں سال اجلاس کا ماٹو اعتماد کی تعمیر نو اور عالمی یکجہتی کی بحالی رکھا گیا ہے۔ اجلاس کے روزانہ 2 سیشن ہوں گے۔ پہلے سیشن کے اوقات صبح 9 بجے سے لے کر دن 2:45 تک، جبکہ دوسرا سیشن سپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا۔ دونوں سیشن سے روزانہ اوسطاً 35 سے 40 ممالک کے سربراہان خطاب کریں گے۔ 19 ستمبر کو افتتاحی اجلاس سے روایتی طور پر پہلی تقریر برازیل کے صدر کی ہوگی، جبکہ اجلاس کے دوسرے اہم مقرر امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہوں گے۔ پہلے روز مجموعی طور پر دونوں سیشن سے 37 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ یا سربراہ حکومت خطاب کریں گے۔ 22 ستمبر بروز جمعہ کو پہلے سیشن سے خطاب کرنے والے 19 ممالک میں پاکستان کا نمبر نامہ رکھا گیا ہے۔ پاکستان سے پہلے یونان اور بعد میں بارباڈوس کے سربراہ حکومت خطاب کریں گے۔ فہرست کے مطابق چین کا خطاب 23 ستمبر کو پہلے سیشن میں ہوگا۔ فہرست میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب بھی 22 ستمبر کو دوسرے سیشن میں رکھا گیا ہے، جبکہ اسی روز دوسرے سیشن میں بھارت کے علاوہ دیگر 17 ممالک کے سربراہان بھی خطاب کریں گے۔ شیڈول کے مطابق 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اختتامی اجلاس سے 6 ممالک خطاب کریں گے۔ خطاب کرنے والا آخری ملک میانمار ہوگا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کو جنرل ڈیبیٹ تو کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ اس میں تمام ممالک کے نمائندہ قائدین بین الاقوامی تناظر میں اپنا ملک یا دنیا کے اہم ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ان تقاریر میں جنگ، متنازع خطوں، فارن افیئرز، پبلک ہیلتھ، عدم مساوات، انسانی حقوق، صنفی توازن، تعلیم، غربت، ماحولیات اور عالمی معیشت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ سالانہ اجلاس سے قبل ہر سال جنرل اسمبلی کے نئے صدر کا انتخابات ہوتا ہے۔ جنرل ڈیبیٹ کا آغاز اسمبلی کے صدر لکڑی کے ایک ہتھوڑے کے استعمال سے کرتے ہیں۔ یہ ہتھوڑا دنیا کے اولین جمہوریتوں میں سے ایک تصور کیے جانے والے آئس لینڈ کی جانب سے دنیا کی اس پارلیمان کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ جنرل اسمبلی میں پہلی تقریر برازیل جبکہ دوسرے میزبان ملک امریکہ کے حصے میں آتی ہے۔ باقی ممالک کی باری ان کی نمائندگی کے لیول، جغرافیائی توازن اور ان کی اپنی خواہش پر ترتیب دی جاتی ہے۔ عموماً ملکی صدور وزرائے اعظم کو اولویت دی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کم درجے کے ترجمان اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوں تو ان کی تقاریر اوپر سے نیچے چلی جاتی ہیں۔ جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے ہر رکن کو 15 منٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی تقریر طویل ہو تو اسے روکا بھی نہیں جاتا۔ لیکن اقوام متحدہ میں سب سے طویل تقریب ستمبر 1960 میں کیوبا کے صدر کاسٹرو نے 4 گھنٹے 48 منٹ کی تقریر کی تھی۔ اقوام متحدہ کی 78 سالہ تاریخ میں آج تک محض 4 خواتین ہی جنرل اسمبلی کی صدر رہی ہیں۔ کوئی خاتون آج تک سیکرٹری جنرل کے عہدے تک نہیں پہنچ پائی۔ دنیا بھر میں 24 ممالک ایسے ہیں جن کی سربراہان مملکت خواتین ہیں۔ پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ یہ لوگ انسانیت سے گرے ہوئے رذیل لوگ ہیں۔ ہم بہادر دشمنوں کا سامنا کرنا پسند کرتے ہیں۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہم ہمیشہ ہر وقت آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کیا محل میں اسماعیل پاشا پر تشدد کیا گیا تھا؟ ذوالفقار اسماعیل پاشا کے لیے ہمارا دکھ
कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा। एक बादशाह जिस पर उस्मानी जिंदान में तशद्दुद किया गया, ये खबर सबके लिए आम होगी। ये अब्दुल हमीद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। तारीख खुद को दोहराती है। ये एक बेहतरीन मंसूबा है खलील खालिद साहब। छुप कर बातें सुनना चाहते हैं इनकी। हम इस मामले को अच्छी तरह सरंजाम देना चाहते हैं। वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। जब ये जगह ज़मीं बोस हो जाएगी, तुम सब आजाद हो जाओगे। आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे आप। अब हम ये लाजमी करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं लीबिया में आने वाले तबाहकुन सैलाब के हवाले से। नाज़रीन, हम आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि जो तबाहकुन सैलाब है इसमें हज़ारों इंसानी जानें जा चुकी हैं। 20,000 इंसानी आदाद व शुमार जो हैं जानों के ज़ाया होने के वो सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नुकसान इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं। 2 डैम्स जो हैं उनके वो बुरी तरह से टूट चुके हैं और उनके पानी के बहाव की वजह से बहुत सारे ऐसे आबाद इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है। अब इसको कंपनसेट करने की कोशिश तो खैर बाद में की जाएगी। पहले लिबियन हुकूमत जो है वो इस सारी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें क्या हैं, किस तरह से की जा रही हैं और कौन कौन इसमें लिबिया को मदद दे रहा है, इस पर हमारे पास आज एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाते हैं। लीबिया में सैलाब से तबाही के असरात अभी तक देखे जा रहे हैं और 10 रोज बाद भी मलबे तले से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और मुतअद्दिद अफराद जो इस सानहा में जख्मी हो गए हैं उनकी हलाकतें भी सामने आ रही हैं। हजारों अफराद के लापता होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाक शुदगान की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। शुमाली अफ्रीका के मुल्क मशरकी लीबिया में एक ताकतवर तूफान की वजह से आने वाली शदीद बारिश के बायस सैलाब आ गया था, जिसके बायस पानी के बहाव से 2 डैम्स भी टूट गए थे। इमदादी ग्रुपों ने मशरकी लीबिया में तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में आलमी इमदाद में इजाफे का मुतालबा किया है। लीबिया में बैनुल अक़वामी कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के तर्जमान बशीर उमर ने कहा, लीबिया में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन से कम नहीं है। इस वक्त जरूरियात लीबिया में काम करने वाली तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमों और मकामी हुकाम की सलाहियतों से कहीं ज्यादा है। नतीजतन इस तबाही पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। रेस्क्यू ग्रुप्स ने यह भी कहा कि मजीद जिंदा बच जाने वालों की तलाश का इम्कान तारीक नजर आता है। उन्होंने खबरदार किया था कि बीमारी के फैलाव से इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। हैजे का मुमकिन फैलना एक तशवीशनाक तशवीश है जो जिंदा बच जाने वालों के लिए एक अहम खतरा बन सकता है। कई बच्चों के बीमार होने की इतलात पहले ही सामने आ चुकी हैं। लीबिया की तराबलस में कायम हुकूमत की वजारत सेहत ने इशारा दिया है कि इस मोहलिक बैक्टीरिया का तेजी से फैलाव जमीनी आलूदगी की वजह से एक खतरा है, जिसके नतीजे में लाशों की मौजूदगी, बोसीदा जानवरों की लाशें, फुजला और केमिकल शामिल हैं। लीबिया के वजीर सेहत इब्राहिम अल-अरबी ने तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले शहर का हवाला देते हुए कहा, हम लोगों को सख्ती से मशवरा देते हैं कि वो दरना में कुओं के करीब जाने से गुरेज करें। इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि हजारों लोगों के पास सोने की जगह नहीं और ना ही उनके पास खाने को कुछ है। इस तरह के हालात में पानी के निजाम में आलूदा होने की वजह से बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। शहर से मौत की बू आ रही है। तकरीबन हर किसी ने ऐसे अफराद को खो दिया है जिसे वो जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेशन ने जोर दिया कि लीबिया के लिए अव्वलीन तरजीहात पनाह, खुराक, हैजे की तशवीश की वजह से बुनियादी तिब्बी देखभाल है। खास तौर पर लीबिया में साफ पानी की कमी की वजह से लीबिया सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल में है। 2 हरीफ हुकूमतें कंट्रोल के लिए कोशां हैं।
मुल्क 2011 में मोहम्मद कजाफी की माजूली की बात से अफरा तफरी का शिकार है। एक हुकूमत मशरिक में और दूसरी हुकूमत तराबलस में है। रेड क्रॉस के मुताबिक दरना शहर में मौजूद असलहा और लावारिस असलहा की दुकानों की मौजूदगी के बारे में खदशात का इजहार किया गया है, जो रिहायशियों के लिए एक इजाफी चैलेंज बना हुआ है। डैमों के टूटने से कई सालों में नजरअंदाज होने और देखभाल की कमी के इल्जामात सामने आ रहे हैं। तबाही के बाद बिनगाजी के मशरिक में एक तीसरे डैम के मुनहदिम होने का खतरा भी सर पर मुंडला रहा है। मशरिक में मुकीम हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया और वादी जजा डैम कंट्रोल में है, जबकि वादी जाजा पर दबाव को कम करने के लिए नए पंप लगाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। दूसरी जानिब लीबिया के हुकाम ने तबाही का बायस बनने वाले 2 डैम्स टूटने की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं, जिससे हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन एक ऐसे मुल्क की जहां पिछले 9 साल से ज़्यादा अरसे से हम खाना जंगी देख रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद ये जागी है कि शायद ये खाना जंगी जो है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म इसलिए हो जाएगी, वैसे पहले आपको बता दें हम यमन के हवाले से बात कर रहे हैं। यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मामला है उससे हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते भी रहते हैं, और आज हम इसी मामले पर बात करने जा रहे हैं। बात हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि यमन से एक हौती बागियों का जो वफ़द है वो सऊदी अरेबिया पहुंचा है सऊदीया से मुज़ाकरात करने के लिए, अमन मुज़ाकरात करने के लिए, और बहुत ज़्यादा उम्मीद दुनिया भर में ये जाग गई है कि शायद अब यमन और सऊदीया के दरमियान जो मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्द हल होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो वफ़द पहुंचा है ये क्या कुछ मुतालिबात लेकर पहुंचा है, कुछ ऑफ़र्स लेकर पहुंचा है, और फिर इस सारे मामले पर सऊदी अरेबिया क्या राय रखता है, ख़ुद यमन की और ख़ास तौर पर हौती बागियों की सोच इस बारे में क्या है, इस सब पर हमारी रिसर्चर्स की टीम ने आज एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाता है। यमन में अमन की उम्मीदें उस वक्त बढ़ गईं जब हौसी मलेशिया का 10 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात के लिए 4 रोज कबल रियाज पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के फैसलों पर अमल दरामद, आर्जी जंग बंदी को हतमी अंजाम तक पहुंचाने और सऊदी यमन तनाज़ा का तमाम यमनियों के लिए काबिल कबूल मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए हौसी वफ्द को मुज़ाकरात के लिए दावत दी थी। बरतानवी खबर से इदारे के मुताबिक यमन में 2014 में जंग शुरू होने के बाद हौसी आला अहदेदारों ने सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा किया। हौसी मलेशिया के आला अहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द ने सऊदी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में यमन में जारी लड़ाई के खात्मे और मुस्तकिल जंग बंदी पर बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकाम और हौसियों के दरमियान होने वाली बातचीत में हौसियों के ज़ेरे कब्जा बंदरगाहों और सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर खोलने, तेल से हासिल होने वाली आमदन से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी, तामीर नौ की कोशिशों और गैर मुल्की अफवाज के यमन से इनखला के लिए टाइम लाइन पर तवज्जो मरकूज की। हौसी सियासी सरबराह मेहदी अल मिशात का कहना था कि अमन हमारा पहला ऑप्शन था, अब भी है, और उसके हुसूल के लिए सबको काम करना चाहिए। रियाज और सना के दरमियान ओमान की सालसी में होने वाली मुशावरात का पहला दौर, जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कोशिशों के मुतवाज़ी चल रहा है, ये रवां साल उस वक्त मुनक़िद हुआ जब अप्रैल में सऊदी सफ़ीर ने सना का दौरा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाली जंग बंदी गुज़िश्ता अक्टूबर में ख़त्म होने के बावजूद बड़ी हद तक बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कोशिशों के मुतवाज़ी ओमान की सालसी में सऊदी हुकूमत और हौसियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इस सिलसिले में ओमान की सालसी में मुशावरत का पहला दौर अप्रैल में मुनक़िद हुआ था और तब सऊदी सफ़ीरों ने सनआ का दौरा किया था। सऊदी अरब का कहना है कि नया दावतनामा मार्च 2021 में जारी करदा सऊदी इनिशिएटिव की तौसीह है। यमनी हुकूमत का कहना है कि वो यमनी अवाम के इंसानी मसाइब का बोझ कम करने और सऊदी अरब और सल्तनत ओमान की मसाई का खैर मकदम किया है। यमनी हुकूमत ने इस आज़म का इजहार किया कि मुकम्मल अमन के लिए क़याम के हवाले से इसके दिलो दिमाग के दरवाजे खुले हैं। यमनी हुकूमत चाहती है कि बगावत का खात्मा हो और रियासी इदारे बहाल हों। यमन में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की का दौर वापस आए। व्हाइट हाउस ने हौसियों को अमन मुज़ाकरात की दावत देने पर सऊदी अरब की कोशिशों का खैर मकदम किया है। कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवन ने कहा कि हम इस हाली इक़दाम के लिए सऊदी क़यादत को सराहते हैं और ओमान की क़यादत की जानिब से अहम किरदार पर शुक्रिया अदा करते हैं। रवां साल फरवरी में हौसियों के ज़ेरे कब्जा मगरबी बंदरगाह हदीदा में दाखिल होने वाले तिजारती सामान पर
पाबंदियों में नरमी की गई थी, जो मुल्क की अहम बंदरगाह है। सऊदी अरब ने यमन के जनूबी बंदरगाहों की तरफ जाने वाली दरामदात पर 8 साल पुरानी पाबंदियां खत्म कर दी थी, जहां जंग की वजह से मईशत तबाही के दहाने पर आ गई, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया था। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में 2014 में जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। मुसल्लह तनाज़े में लाखों अफराद हलाक और बेघर हो चुके हैं, जबकि अरब दुनिया के इस गरीब तरीन मुल्क की 80% आबादी का इन्हिसार बैनुल अक़वामी इंसानी इमदाद पर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करता है। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। तमत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। और नाज़रीन, आज की एक अहम खबर ये भी है कि कनाडा ने अपना तिजारती मिशन भारत भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है, कुछ इसकी डिटेल आपसे आज शेयर कर लेते हैं। हुआ कुछ यूँ कि G20 इजलास होता है और वहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता है भारतीय हुकूमत की जानिब से। बिजी स्केड्यूल का कह के उनकी जो मुलाकात है ये नहीं रखी जाती है। फिर उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको आगाह करते भी रहते हैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से कि सिखों की सिख फॉर जस्टिस मुहिम जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और उसके लिए बहुत सारे रेफरेंडम्स जो हैं वो कनाडा के अंदर भी हो चुके हैं और बहुत सारे सिख जो हैं, सिख अक़लियत जो है भारत में बसने वाली, उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो कनाडा के अंदर बसती है। इस सारे मामले को लेकर भारत ने बहुत बार एहतजाज किया है कनाडा से, लेकिन कनाडा का मानना ये है, दीगर जो भी इंसानी एक हमदर्दी रखने वाला कोई मुल्क हो सकता है, कनाडा का कहना यह है कि वो आज़ादी इज़हार राय को किसी तौर रोक नहीं सकता है। वहाँ सिख बरादरी क्या कर रही है, भारत से वाबस्ता दीगर अक़लियतें क्या कर रही हैं, कनाडा उनको आज़ादी इज़हार राय से कभी मना नहीं करेगा। अब यही सारा मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि कनाडा और भारत के दरमियान इख्तलाफात दिखाई देते हैं। लेकिन ये इख्तलाफात किस जानिब जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस वक्त कनाडा के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जॉब्स कर रहे हैं। अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है कनाडा की भी भारत के अंदर मौजूद है, तिजारती मिशन भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन अब मना कर दिया गया है। सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, रिपोर्ट में देखते हैं। G20 सरबराही इजलास में कशीदगी के बाद कनाडा ने भारत के लिए तिजारती मिशन को रोक दिया। कनाडा की वज़ीर तिजारत मेरी एनजी के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अक्टूबर का दौरा ठंडे ताल्लुकात के दरमियान रोक दिया गया था,
کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے درمیان اکتوبر میں بھارت کے لیے تجارتی مشن ملتوی کر دے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم میری انجی کے ترجمان نے اس تبدیلی کی تصدیق کی، مگر تاخیر کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، صرف یہی کہا کہ اس وقت ہم بھارت کے لیے آنے والے تجارتی مشن کو ملتوی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی الجزیرہ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں ہندوستانی حکومت نے کینیڈا میں بھارت مخالف سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں اپنے سخت خدشات کا اعادہ کیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ملک میں انتہا پسند عناصر ہندوستانی سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دے رہے ہیں اور سفارتی احاطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کینیڈا میں ہندوستانی کمیونٹی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی الجزیرہ کے مطابق مذاکرات میں کئی اعلیٰ سطح رکاوٹیں پڑی ہیں۔ ابھی حال ہی میں نئی دلی میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں گروپ آف 20 کے سربراہی اجلاس کے دوران ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا کی رہنما جسٹن ٹروڈو کے ساتھ باضابطہ دو طرفہ ملاقات نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ناقص سمجھا گیا۔ تاریخ کے مطابق 2014 میں اپنے انتخاب کے بعد سے مودی پر ہندوستان میں قدامت پسند ہندو قوم پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا الزام لگایا گیا ہے، جبکہ ملک میں اقلیتی گروپ اپنے انسانی حقوق کو لاحق خطرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ پنجاب ان میں علیحدگی پسند بھی شامل ہیں، جو شمالی ہندوستان میں خالستان کے نام سے ایک آزاد سکھ ریاست بنانے کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو نے آزادی اظہار، ضمیر کی آزادی اور پرامن احتجاج کی آزادی کی کینیڈا کے حق کا دفاع کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس سے قبل عہد کیا تھا کہ وہ نفرت کو ختم کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن اس تنازع سے ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات کو دھچکا لگا دیا ہے۔ 1 دسمبر کو ایک حیران کن اقدام میں کینیڈا نے کہا کہ وہ تجارتی معاہدے کی بات چیت کو روک دے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات 2010 سے جاری اور بند ہو رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کینیڈا جیسے ملک پر آزادی کی تحریکوں کو بالواسطہ سپورٹ کا الزام حقیقت سے بہت دور ہے۔ تاہم اگر بھارت میں دیکھا جائے تو مسلمانوں، سکھوں اور عیسائی اقلیتوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک بھارت کر رہا ہے، اس کی دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ منی پور فسادات، ہریانہ فسادات سمیت اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ سمیت انتہا پسند ہندوؤں کو حملے نے اقلیتوں کو غیر محفوظ کر رکھا ہے۔ چند روز قبل بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع ستارا کے گاؤں میں انتہا پسند ہندوؤں کو جتھے نے ایک مسجد پر حملہ کر کے 29 برس کے نوجوان انجینئر نور الحسن کو شہید کر دیا تھا۔ اس حملے میں 14 نمازی بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، پروگرام میں اب ہم کچھ بات کریں گے تارکین وطن کی، جن کے مسائل آپ سبھی جانتے ہیں۔ بہت سارے تارکین وطن بیرون ممالک میں پہنچنے کے لیے اپنی جانیں تک گنوا چکے ہیں، اپنی پوری فیملیز لوگ کھو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود غریب ممالک کے اندر مسائل اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ تارکین وطن کسی نہ کسی صورت اپنے ملک سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا لیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں جا کر انہیں بہت ہی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنا پڑتی ہے، بہت ہی برے حالات دیکھنا پڑتے ہیں۔ اول تو ان کی جان ہی چلی جاتی ہے، اور اگر جان بچ بھی جائے تو وہاں جا کر مختلف جیلوں کے اندر اور مختلف جگہوں پر ان کو بہت ہی بدتر صورتحال میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اٹلی کا کہنا یہ ہے، ابھی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے، جو ان کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے، وہ چیز یہ بتاتی ہے کہ اٹلی میں ایک دن کے اندر 5000 تارکین وطن جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جرمنی نے آفر کیا تھا کہ جو اپنی سرحدیں کھول دے گا اور تارکین وطن کو اپنے پاس پناہ دے دے گا ارد گرد کی سرحدوں پر جو لوگ موجود ہیں قسمہ پرسی کی حالت میں، لیکن اس نے یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے کتنی بڑی تعداد میں اٹلی میں اگر لوگ 5000 تک پہنچ رہے ہیں، تو اس نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو معطل کر رہا ہے، فی الحال کچھ وقت کے لیے واپس لے رہا ہے۔ اس فیصلے کے واپس لیے جانے سے اور جو اٹلی کی جانب سے یہ نئی اناؤنسمنٹ اور اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، کتنی زیادہ پرابلمز تارکین وطن کے لیے بڑھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھانے جا رہا ہے۔ اٹلی کے ایک ساحلی جزیرے لامپیڈوسا میں تارکین وطن کا ہجوم امڑ آیا۔ ایک ہی دن میں مہاجرین کی 100 سے زائد کشتیاں پہنچیں، جن پر بچوں اور خواتین سمیت 5000 سے زائد افراد سوار تھے۔
रेड क्रॉस के डायरेक्टर का मानना है कि एक ही दिन में मुहाजिरीन की आमद का ये एक नया रिकॉर्ड है। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता हफ्ते इस साहिली जजीरे पर पहुंचने वालों की तादाद 7,000 से तजावुज कर चुकी है। इस जजीरे पर कायम मुहाजिर सेंटर में तकरीबन 400 तारिकीन वतन के लिए गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त हजारों की तादाद में तारिकीन वतन मौजूद हैं। तारिकीन वतन के मरकज में इस वक्त सूरत हाल कशीदा देखने को मिली जब अतालवी रेड क्रॉस की तरफ से खाना तकसीम किया जा रहा था। सूरत हाल में तनाव की वजह से पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। रेड क्रॉस इस मरकज का नज़्म नस्क संभाले हुए हैं। यहाँ एक इमरजेंसी सूरत हाल है और उसका हल तलाश किया जाना जरूरी है। फ्रांसीसी खबर से इदारे AFP के मुताबिक बहुत से लोग भूख प्यास से निढाल थे और उनके पास रकम भी नहीं थी। कुछ रेस्टोरेंट ने पनाह गुज़ीनों को वापस भेज दिया, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी थे जिन्होंने मुफ्त खाना पेश किया या मकामी शहरियों और सयाहों ने उनकी खुराक के लिए अदायगी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतालवी जजीरा लाम्पेडोसा बहरे रूम को अबूर करने वाले तारिकीन वतन की पहली मंजिल है और ये ट्यूनिस के साहिल से सिर्फ 90 मील के फासले पर वाक़ है। इनमें से बेशतर कोस्ट गार्ड कश्तियों में बंदरगाह तक लाते हैं। मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जो समुद्री सफर में जिंदा नहीं बच पाते। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक शुमाली अफ्रीका और इटली और माल्टा के दरमियान सफर करने वाले 2000 से ज्यादा तारिकीन वतन इस साल हलाक हो चुके हैं। इस हफ्ते रेड क्रॉस ने भी ये तस्लीम किया कि उसे तारिकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इटली की हुकूमत ने रवा माह 15 मिलियन यूरो मुख्तस किए थे ताकि जजीरे को तारिकीन वतन की सूरत हाल से बेहतर तौर पर निपटने के लिए तैयार किया जाए। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी एक साल कबल बड़े पैमाने पर नकल मकानी का खात्मा करने के वादे पर मुंतखब हुई थी। अब वो यूरोपीय यूनियन से मदद की अपील कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक तकरीबन 1,24,000 तारिकीन वतन इटली के साहिलों पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मुहाजिरीन गिनी, आयरी कोस्ट और ट्यूनिस से थे। अब भी ये तादाद साल 2016 की तादाद से कम है, जब 1,81,000 से ज्यादा तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचे थे। उनमें बड़ी तादाद शाम से आने वाले तारिकीन वतन की थी जो अपने मुल्क में जारी जंग से फरार होकर वहां पहुंचे थे। रेड क्रॉस ने अतालवी हुकूमत पर जोर दिया है कि तारिकीन वतन को फौरी तौर पर जजीरे से निकाल कर किसी दूसरे अतालवी इलाके में मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानब जर्मनी ने इटली से तारिकीन वतन लेने का रजाकराना मंसूबा मुअत्तल कर दिया। यूरोपीय यूनियन की इस रजाकराना स्कीम का मकसद ब्लॉक के इन सरहदी ममालिक पर दबाव को कम करना है, जिसके तहत जर्मनी ने इस स्कीम के तहत अब तक 1700 तारिकीन वतन को पनाह दी थी। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया में सियाहती विजिट या स्टूडेंट वीजे पर जाने वालों के लिए 4 अक्टूबर से वीजा फीस में इजाफा किया जा रहा है। बरतानवी महकमा दाखिला के मुताबिक 6 माह से कम विजिट वीजा की फीस में 15, जबकि स्टूडेंट वीजा में 127 बरतानवी पाउंड का इजाफा होगा। अब बरतानिया की 6 माह से कम विजिट वीजा की फीस 115 और स्टूडेंट वीजे की फीस 490 बरतानवी पाउंड हो जाएगी। महकमा दाखिला के मुताबिक ज्यादातर वर्क और विजिट वीजों की फीस में 15%, जबकि तरजीही स्टूडेंट और स्पॉन्सर वीजों की फीस में 20% इजाफा होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक की जानिब से जुलाई में ऐलान किया गया था कि वीजा के दरखास्त दहिंदगान की जानिब से बरतानिया की सरकारी इदारे नेशनल हेल्थ सर्विस को अदा की जाने वाली फीस और हेल्थ सरचार्ज में मुल्क के पब्लिक सेक्टर की उजरत में इजाफे को पूरा करने के लिए नुमाया तौर पर इजाफा होगा। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गई है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक आवाज की रफ्तार से 20 गुना तेज रफ्तार से सफर करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में सुपर पावर अमेरिका अपने हरीफों से पीछे रह गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के लिए खतरा है। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी दिफाई सिस्टम्स की बर्तरी के लिए चैलेंज हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बहरे जनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील में तैयारा गिर कर तबाह हो गया। हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। हादसे में हलाक होने वाले तमाम सयाह थे जो माहीगीरी की सफर पर जा रहे थे। बताया गया है कि पायलट को मछली पकड़ने के खेल के मकाम में लैंडिंग के लिए रनवे तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इब्तिदाई मालूमात से जाहिर होता है कि तमाम सयाह ब्राजीलियन थे।
हुकाम के मुताबिक तैयारा हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। अंटार्कटिका के गिर्द बर्फ की तह माजी की निस्बत बड़ी हद तक कम हो गई। सैटेलाइट की मदद से हासिल मालूमात में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक माहिरीन का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फ में कमी की कैफियत होश उड़ाने वाली है। ये गैर मुस्तहकम अंटार्कटिका के दूरस असरात हो सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इससे समुंदर की सतह में इजाफा होगा और इससे खतरनाक तूफान आ सकते हैं। सऊदी अरब 2 अक्टूबर 2023 को एक्सपो दोहा 2023 में शिरकत करेगा ताकि माहौलियाती चैलेंजों से निपटने के लिए मुमलिकत की कोशिश से आगाह किया जा सके। सऊदी खबर से इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से एक्सपो दोहा में 4 निकाती प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा जो जदीद ज़राअत, टेक्नोलॉजी, माहौलियाती आलूदगी और पायदार कामों पर मुश्तमिल होगा। एक्सपो दोहा का स्लोगन सब सहरा बेहतर माहौल है। इसका मकसद सहरा को कम से कम करने के लिए तख्लीकी तरीकों की हौसला अफजाई और आगाही है। एक्सपो 2 अक्टूबर 2023 से 28 मार्च 2024 तक दोहा के मरकज में वाक़े अलबिदा पार्क में जारी रहेगी। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम और उनकी अहलिया 20 सितंबर को फ्रांस का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। फ्रांसीसी खबर से इदारे के मुताबिक दौरे फ्रांस पर फ्रांसीसी सदर मैक्रून और खातून अव्वल आर्क डी ट्रम्प में बरतानवी शाह चार्ल्स सोम और उनकी अहलिया का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल करेंगे। दौरे के दौरान शाह चार्ल्स सोम सेनेट में कानून साजों से खिताब करेंगी। शाह चार्ल्स सोम फ्रांसीसी शहरों का भी दौरा करेंगी। अमरीकी अखबार ने बकिंघम पैलेस के हवाले से बताया कि ये दौरा बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका तारीख, सकाफत और इक़दार का जश्न होगा। आपने शायद लंबे बालों वाली लड़कियों या खवातीन को रिकॉर्ड बनाते तो देखा हो, लेकिन क्या कोई लड़का भी लंबे बाल रखकर रिकॉर्ड कम कर सकता है? जी हाँ, ये कारनामा सर अंजाम दिया है भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 15 साल लड़के सिंह चाहिल ने, जिसने सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपने बाल कभी नहीं काटे थे और उनकी लंबाई 4 फीट और 9.5 इंच है। सिंह चाहिल अपने लंबे बालों को हफ्ते में 2 बार धोते हैं। हर बार उन्हें अपने बालों को धोने, खुश करने और ब्रश करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक आमतौर पर अपने बालों को पगड़ी से ढांपते हैं, जैसा कि सिखों का रवाज है। उनका खानदान और उनके बहुत से दोस्त सिख हैं, ताहम उनमें से किसी के भी इतने लंबे बाल नहीं हैं।